हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको मैंने समराइज किया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस सेक्शन में। सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको 3 सब सेक्शन है इसके, जो अपॉइंटमेंट को बताते हैं। जैसे हमारा पहला है सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्या मतलब है कि पहले डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। और अगला सेक्शन है सेक्शन 152 सब सेक्शन 2 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स एंड थर्ड अदर रिक्वायरमेंट्स। आइए देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। जनरल जो प्रोविज़न होता है वो ये होता है कि सभी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट एजीएम में होनी चाहिए। लेकिन जब कंपनी नई नई बनती है तो उस समय एजीएम होने में टाइम होता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जब कंपनी बनती है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम जाते हैं। तो जो भी नाम जाएगा उसके अंदर वही हमारे फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है कि डायरेक्टर फर्स्ट कौन होंगे। तो जो भी नेम ऑफ सब्सक्राइबर होंगे वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। और ध्यान रखना, इन एनी केस ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर इन द कंपनी। बात समझ आ रही है, केवल इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है। क्योंकि सब्सक्राइबर तो कॉर्पोरेट भी हो सकती हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्टर केवल वही बनेंगे जो इंडिविजुअल होंगे। उसके बाद जो भी हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उनका जो टेन्योर होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो अप टू फर्स्ट एजीएम तक होगा। क्योंकि फर्स्ट एजीएम के अंदर हम डायरेक्टर्स को ड्यूली अपॉइंट करेंगे, इसलिए जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की, यानी फर्स्ट डायरेक्टर्स के बाद जो भी एजीएम में अपॉइंट होंगे। एवरी डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड इन एजीएम। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनका अलग से प्रोविज़न दिया हुआ होता है। उसके अलावा डायरेक्टर्स हमेशा एजीएम में ही अपॉइंट होते हैं। तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का मतलब होता है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स के बाद जो भी एजीएम आएंगी उनमें जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो सारे क्या होते हैं, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मैंने बताया था जब डिन पढ़ाया था मैंने कि अगर डिन नहीं है, अप्रूव डिन नहीं है, तो डायरेक्टर वो इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर बनने के लिए डिन होना ज़रूरी है। उसके बाद वो कंपनी को डिन प्रोवाइड करेगा। जिस कंपनी में उसे डायरेक्टर बनना है वो कंपनी को डिन प्रोवाइड करेगा और डिक्लेरेशन देगा कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ। ये सेक्शन हमें आगे जाके पढ़ना है, डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 164 हमें बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन कब कब होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट है कंसेंट, कि डायरेक्टर से हम क्या लेते हैं, कंसेंट लेते हैं कि भाई मैं एज अ डायरेक्टर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो कंसेंट जो देगा वो देगा फॉर्म DIR 2 में देगा। उसके अंदर उसका नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिन नंबर एंड सिग्नेचर वगैरह होंगे, एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद जैसे ही वो DIR 2 कंपनी को देगा तो विद इन 30 डेज़ के अंदर कंपनी क्या करेगी, DIR 12 फाइल करेगी। जरा बताना क्या होता है DIR 12, बताया था डिन वाली क्लास में। जी हाँ, DIR 12 होता है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का फॉर्म, जो कि हमें MCA की साइट पर फिलअप करके अपलोड करना होता है। और इसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो हमें चार्जेस भी पे करने होते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट फीस बोलते हैं। D, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होती है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था जब मैंने 149 पढ़ा रहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा आएगा ये। वहाँ पर हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 में उसको बताया गया था कौन होता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि ये कंपनीज एक्ट की सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो आइए एक बार हमने क्या पढ़ा अभी कि पहले डायरेक्टर कौन होते हैं। अगर हमारा प्रोविज़न है आर्टिकल्स के अंदर तो नेम एज पर आर्टिकल्स माना जाएगा। अगर आर्टिकल्स में प्रोविज़न नहीं है तो जो सब्सक्राइबर होंगे वो हमारे पहले डायरेक्टर होंगे और उनका टेन्योर कब तक होगा, अप टू फर्स्ट एजीएम तक होगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का मतलब होता है उसके बाद जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे एजीएम के अंदर वो सारे क्या होंगे, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होंगे। उसका हमने भी क्या देखा, रिक्वायरमेंट देखी। रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, मेनली 3 है। डिन चाहिए होगा, वो डिन कंपनी को प्रोवाइड करेगा, डिक्लेरेशन देगा कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, और DIR2 में अपनी कंसेंट देगा। और कंसेंट मिलने के बाद कंपनी 30 डेज़ के अंदर DIR2 12 फॉर्म फाइल कर देगी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत होती है कि ये कंडीशन सारी फुलफिल करता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक बात बता दूं, ये जो कंसेंट है DIR2 ये एप्लीकेबल नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी के केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में, लेकिन कंडीशन इसकी वही है इन्होंने कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो। किस चीज़ का डिफ़ॉल्ट, सेक्शन 137 और सेक्शन 92 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट टेक्निकल एंड इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। क्या मतलब होता है रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डायरेक्टर परमानेंट नहीं रहेगा, यानी इसको रोटेशन इसको चेंज किया जा सकता है एक टाइम पीरियड के बाद। तो आइए देखते हैं इसका क्या प्रोविज़न है। देखिए रोटेशन, रिटायरमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन का प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है केवल और केवल पब्लिक कंपनी पर। पब्लिक कंपनी पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा, या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो वही पब्लिक कंपनी बन जाएगी, इसलिए केवल किस पर एप्लीकेबल होगा, ये पब्लिक कंपनी पर। अगर कोई सिंपल प्राइवेट कंपनी है वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी नहीं है तो उस केस में यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या मतलब, प्राइवेट कंपनी अपने सभी डायरेक्टर्स को नॉन रोटेशनल रख सकती है। तो ये प्रोविज़न हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, केवल और केवल पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें से जो 2/3 होंगे, मिनिमम, ये 2/3 क्या है, मिनिमम है, यानी मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स कैसे होंगे, जिनका रिटायरमेंट होगा बाय रोटेशन। और रिमेनिंग डायरेक्टर कौन होंगे, 1/3 जो बच गए वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 9 डायरेक्टर हैं, 9 का 2/3 कितना हो गया, 6। तो 6 डायरेक्टर मेरे हो गए रोटेशनल डायरेक्टर, और नॉन रोटेशनल मेरे कितने हो गए, 3 मेरे हो गए नॉन रोटेशनल। लेकिन अब आइए देखते हैं रोटेशनल का मतलब क्या होता है। रोटेशनल का मतलब ये होता है में रिटायर हो जाएंगे, यानी इनको परमानेंट हम नहीं रखते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंपनी पर किसी भी डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस ना बने, वरना अगर हम डायरेक्टर को रोटेशनल वाइज हम रिटायर नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आगे जाके कंपनी में अपना छवि जमा ले या कंपनी के लिए जो भी प्रॉब्लम कर सकता है फ्यूचर में। एक बार फिर से सुन लीजिए, पब्लिक कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में मिनिमम 2/3 रोटेशनल होंगे और रिमेनिंग नॉन रोटेशनल होंगे। अगर मान लीजिए कोई पब्लिक कंपनी है, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हमारे 100% रोटेशनल होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लॉ को टफ तो बना सकता है लेकिन लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता। लॉ में लिखा है मिनिमम 2/3 तो होने ही चाहिए रोटेशनल, तो आर्टिकल मिनिमम 2/3 या उससे ज़्यादा रख सकता है, उससे कम नहीं रख सकता। अब देखते हैं कि 2/3 में से रिटायर कितने होंगे। 2/3 में से इन एवरी एजीएम, कौन सी एजीएम? देखो, पहली तो जो हमारी फर्स्ट एजीएम होगी उसमें नहीं, कंपनी बनी उसकी पहली एजीएम के बाद जो एजीएम आएगी, क्योंकि पहली एजीएम में तो डायरेक्टर अपॉइंट ही होंगे, क्योंकि ये वो डायरेक्टर हैं जो एजीएम में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन कौन है? जो एजीएम में अपॉइंट हुए हैं। तो जब एजीएम पहली एजीएम होगी उसमें डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, फिर आने वाली एजीएम में वो रिटायर किए जाएंगे। तो कितने रिटायर होंगे? 2/3 में से 1/3 रिटायर होंगे। यानी मान लीजिए हमारी कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं, 6 रोटेशनल हो गए और 3 नॉन रोटेशनल हो गए, तो 6 में से कितने रिटायर होंगे? 1/3। 6 का 1/3 2, यानी हमारे 2 डायरेक्टर आने वाली एजीएम में रिटायर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 2 तो मेरा राउंड ऑफ में आ रहा है, अगर राउंड ऑफ में ना आए तो जो भी नियरेस्ट होगा 1/3 में वो कर देंगे, हम उसको हम रिटायर करवा देंगे।
बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है। टोटल डायरेक्टर का 2/3 मिनिमम रोटेशन डायरेक्टर होंगे और 1/3 नॉन रोटेशनल होंगे। 2/3 में से 1/3 फर्स्ट एजीएम के बाद जो भी एजीएम आएगी उसमें रिटायर होंगे। और पब्लिक कंपनी का एओए चाहे तो 2/3 से ज़्यादा भी रोटेशनल रख सकता है, चाहे तो सारे रोटेशनल रख सकता है। और एक बात मैं बता दूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर काउंट नहीं होंगे। क्या मतलब? मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर हैं, ठीक है। डायरेक्टर कितने हैं? 15 हैं, जिसमें से मेरे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और मेरे 2 नॉमिनी डायरेक्टर हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं? 3, नॉमिनी कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हैं? 15। तो मैं टोटल मेरे 15 नहीं, 15 माइनस 3 माइनस 2, टोटल मेरे कितने होंगे? 10 माने जाएंगे। मेरे टोटल डायरेक्टर कितने माने जाएंगे? 10। 10 का मैं पहले 2/3 करूँगा, उसके बाद 2/3 का मैं 1/3 करूँगा। ठीक है, तो एजीएम में रिटायर होंगे डायरेक्टर। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है, एक तरीके से देखा जाए तो लॉ में सिर्फ चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या करते हैं कि डायरेक्टर को सीट से उठाना है फिर बिठा देना है। यानी अगर डायरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको पहले रिटायर कर देंगे और फिर उसी एजीएम में क्या कर देंगे, रीअपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर, लॉ को फॉलो करने के लिए। क्योंकि लॉ में साफ साफ लिखा है कि एक बार रिटायर तो होंगे, चाहे दोबारा उसे अपॉइंट कर लो। कंपनी चाहे तो उसके अलावा किसी और को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। यानी जो रिटायर हो रहा है उसको बोल दे भाई अब कंपनी को तेरी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप रिटायर हो जाइए और हम आपके बदले किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी ये रिजोल्यूशन भी पास कर सकती है कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी। वो ऐसा तभी कर सकती है अगर कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स हैं। अगर मिनिमम डायरेक्टर्स नहीं है तो कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सर अभी तो आपने बताया था कि हर एजीएम में अपॉइंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है अपॉइंट रिटायर होंगे एजीएम में, लेकिन मान लो अगर एजीएम ही नहीं हुई टाइम पर, तो क्या मतलब? एजीएम ही टाइम पर नहीं हुई, बताइए ज़रा एजीएम की डेट क्या होती है? एजीएम की डेट होती है विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है तो 30 सितंबर को हमारी क्या होती है? ड्यू डेट होती है। अगर मान लीजिए ड्यू डेट कि एजीएम किसी भी तरीके से ड्यू डेट पे नहीं हो पाई, तो क्या रिटायर होने वाला डायरेक्टर जब एजीएम होगी तब रिटायर होगा या ड्यू डेट पे रिटायर होगा? तो इस पर पहले क्लेरिफाई नहीं था, लेकिन बाद में इसको इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई कर दिया। लॉ में भी अब आ गया है ये कि हमारा डायरेक्टर चाहे एजीएम ड्यू डेट पे हो या ना हो, जिस डेट पर एजीएम एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो ऑटोमेटिक वैकेंसी हो जाएगी, उसको रिटायर होना पड़ेगा। दे मस्ट वैकेट व्हेन एजीएम इज आउट टू हैव बीन हेल्ड। हम मान लेंगे एजीएम की जो ड्यू डेट है उस पर उसको रिटायरमेंट हम करवा देंगे। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, हम डायरेक्टर के रिटायरमेंट को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, हमें उसे रिटायर करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ एजीएम पर। आइए जरा एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ बुक के अंदर। एक कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं, तो 6 में से रोटेशनल कितने होंगे? 2/3 होंगे, तो 6 का 2/3 कितना हो गया? 4। ठीक है, और 4 में से भी कितने टायर होंगे? 1/3। 4 का 1/3 कितना हो गया? 1.33। अब बताओ 1.33 नियरेस्ट किसके है? 1 के है, तो हमारा एक डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा। अब एक कंपनी मान लीजिए कितने डायरेक्टर हैं? 7। रोटेशन कितने माने जाएंगे? 2/3। 2/3 कितना होता है? 4.7। 4.7 मतलब नॉट लेस देन 2/3। 2/3 से कम तो कर नहीं सकते, यानी 4.7 से कम हम नहीं कर सकते, तो हम इसको आगे राउंड ऑफ कर देंगे 5 में। 5 मेरे कितने हो गए? रोटेशनल हो गए। अब 5 का 1/3 रिटायर हो जाएगा, तो 5 का 1/3 कितना हो गया? 1.67। नियरेस्ट किसके है? 2 के 1/3 के, तो हमारा 2 डायरेक्टर यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है।
एक कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अभी मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम काउंट नहीं करते, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी मानी जाएगी मेरी? 6 डायरेक्टर की मानी जाएगी केवल। ठीक है, क्योंकि 9 में से मेरे 3 क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो 6 मेरे क्या हो जाएंगे? 6 मेरे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स माने जाएंगे। 3 को मैं काउंट नहीं करूँगा। तो 6 का 2/3 कितना हो जाएगा मेरा? 4, और 4 का 1/3 1.33। तो मेरा 1 डायरेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? रिटायर यहाँ पर होगा। बस सिंपल सी बात ये समझो कि टोटल का 2/3 रोटेशनल और 2/3 का 1/3 रिटायर कर देंगे, और टोटल में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को काउंट नहीं करना है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे ये, इसको ज़रा याद रखिएगा। और ये जो मेरे जो समरी नोट्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।